नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप दे रहे हो वतन की आवाज। आज का विषय है भारत विभाजन का दोषी कौन। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान विभाजन का विभत्स घटनाएं जो भुलाई नहीं जा सकती। विभत्स एक काला इतिहास जो ऐसे लिखी गई है कि सहस्त्र वर्षों के बाद भी वो निशान मिटाए नहीं जा सकते। उस विषय पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का विषय है आखिर भारत विभाजन का दोषी कौन। सत्ता हस्तांतरण की वार्ताओं में तीन पक्ष थे, अंग्रेज, मुस्लिम और कांग्रेस। इन वार्ताओं की अंतिम परिणति हुई भारत विभाजन। इस विभाजन का वास्तविक दोषी कौन है? क्या अंग्रेज, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू? कुल मिला के कहेंगे क्या अंग्रेज, क्या नेहरू और क्या जिन्ना। अंग्रेज तो विदेशी थे, हम सभी जानते हैं। इंग्लैंड से आए थे और यहाँ आकर उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। उनकी निष्ठा और भक्ति इंग्लैंड के प्रति थी, न कि भारत की। भारत को गुलाम बनाकर रखने की के कारण ही उनकी स्तुति सारी दुनिया में बोलती थी। उन दिनों भारत के सिक्कों पर लिखा होता था, जॉर्ज बर्थ, किंग ऑफ इंग्लैंड एंड एम्परर ऑफ इंडिया। यानी जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का तो केवल राजा था, किंतु भारत का सम्राट। भारत के स्वतंत्र हो जाने पर उसका सम्राट पद भी समाप्त हो जाने वाला था। वह केवल एक छोटा सा राजा ही रह गया था। इसका सीधा अर्थ था विश्व में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा की समाप्ति। इसलिए कोई भी अंग्रेज भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। किंतु द्विपक्षीय किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आक्रमणों से इंग्लैंड तहस महस हो चुका था। ब्रह्मादेश में आजाद हिंद फौज ने उसको गहरी चोट पहुंचाई थी और रही सही कसर युद्ध के बाद भारतीय सेना के विद्रोह ने पूरी कर दी। उस सेना का विद्रोह जिसके बल पर उसने विश्व युद्ध जीता था। एक तरफ उसका अपना टूटा फूटा घर इंग्लैंड और दूसरी तरफ भारत में पड़ने वाली संभावित मार से डर कर उन्होंने भारत से भाग जाने का निर्णय कर लिया। किंतु भागते भागते भी उन्होंने भारत को दुर्बल व शक्तिहीन करने का प्रयास आरंभ कर दिया, ताकि भविष्य में कहीं शक्तिशाली भारत इंग्लैंड पर ही न चढ़ बैठे अथवा इंग्लैंड का किसी अन्य तरह का नुकसान न कर पाए। वे अपने इस प्रयास में सफल हुए और भारत का विभाजन भी हो गया। अंग्रेज इंग्लैंड के थे, भारत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने वह किया जो इंग्लैंड के हित में था। भारत का हित भारत के लोगों ने देखना था कि उसको क्या करना है, अंग्रेजों ने नहीं देखना था। अतः भारत विभाजन के लिए अंग्रेजों को दोष देना आत्म प्रवंचना है और एक तरह की मिथ्या कहा जा सकता, मिथ्या ही। अब मानते हैं, अगले पड़ाव पे चलते हैं, क्या इसके लिए दोषी मुस्लिम लीग था? सवाल तो उठता है। मुस्लिम लीग भारत में रहने वाले मुसलमानों के प्रतिनिधि संस्था थी। वो अपना संबंध भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के साथ जोड़ती थी। उन्हीं को अपना आदर्श मानती थी। उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करना था। और अधूरा सपना था संपूर्ण भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे ले आना और सभी भारतवासी को चाहे कैसे भी हो मुसलमान बनाने के लिए या बनने के लिए बाध्य करना। भारत में फिर से इस्लामी शासन को स्थापित करना, यह उसका लक्ष्य। किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान की जनसंख्या हिंदू जनसंख्या की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए प्रथम या पहले कदम के रूप में उसने मुसलमानों के लिए मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली में प्राप्त
करने की मांग की और 1933 में कम्युनल अवार्ड के द्वारा उसकी यह मांग पूरी हो गई। इस प्रकार कम जनसंख्या होने के बावजूद असेंबली में मुस्लिम सदस्य बढ़ गए, अर्थात मुस्लिम शक्ति बढ़ गई। अपने लक्ष्य को की ओर बढ़ने के लिए मुस्लिम लीग ने अब दूसरे कदम उठाया और भारत के अंदर मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम होमलैंड यानी पाकिस्तान की मांग कर डाली। इसके बाद में पाकिस्तान उसका नाम दिया गया। इसके लिए वह प्रयत्नशील हुई। मुस्लिम होमलैंड में कौन कौन से क्षेत्र वह चाहती थी यह उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि वह भारत का अधिक से अधिक क्षेत्र हड़पना चाहती थी। निश्चित क्षेत्र बता देने पर वह वहां तक ही सीमित हो जाती, जो कि उसने नहीं किया। मुस्लिम लीग अपने उद्देश्य से बिल्कुल स्पष्ट थी कि पूरे भारत को पाकिस्तान बनाना है। इसमें से जितना आसानी से मिल जाए वह प्राप्त कर लिया जाए, शेष भारत को अन्य तरीके से बाद में प्राप्त कर लेंगे। मुस्लिम लीग की योजना सफल हुई इस तरीके से। 1947 में भारत का विभाजन हो गया और उसे बहुत आसानी से पाकिस्तान मिल भी गया। यह उसके व्यापक लक्ष्य का एक हिस्सा था, जो कि मील का पत्थर भी साबित हुआ। इसी को उसने इस शब्द में भी प्रकट किया था, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। भारत को स्वतंत्र कराना मुस्लिम लीग का कभी लक्ष्य था ही नहीं। वह तो पूरे भारत को हड़प कर यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व मान बिंदुओं को नष्ट करके इस्लामी सत्ता स्थापित करना चाहती थी। उसे भी विभाजन एक मजबूरी के रूप में स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वह पूरे भारत को प्राप्त नहीं कर सकती। अब तीसरे नंबर आते क्या कांग्रेस इसके लिए दोषी थे, भारत विभाजन के लिए। कांग्रेस हिंदू समाज के प्रतिनिधि संस्था उस समय में थी। भारत को पूर्णतः स्वतंत्र करवाने की उसने शपथ भी ले रखी थी। यह शपथ उसने रावी के तट पर ली थी। कहां पर? रावी के तट पर। अंग्रेज विदेशी थे, यह कांग्रेस मानती थी, इसलिए वो भारत से अंग्रेजी सत्ता को हटाना चाहती थी। जिस अर्थ में अंग्रेज विदेशी थे, उसी अर्थ में मुसलमान भी विदेशी थे। अंतर इतना था कि अंग्रेज भारत में लगभग 300 वर्ष पूर्व आए थे और मुसलमान लगभग 1300 वर्ष पूर्व आए थे। यहाँ 1000 वर्ष की फर्क। अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आए थे, वे यहाँ के शासन के लिए नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति को देखकर उन्हें मौका मिल गया और यहाँ के शासन पर कब्जा करने का उसने कब्जा कर लिया और वे यहाँ के शासक भी बन बैठे। इसके विपरीत मुसलमान तो यहाँ आए ही थे आक्रमणकारियों के रूप में, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने तथा यहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपने मत में परिवर्तन करने के लिए। इस दृष्टि से मुसलमान अंग्रेजों से भी अधिक घातक विदेशी थे, लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए था, जो कि नहीं समझा। यह समझने में बहुत बड़ी भूल हुई। कांग्रेस की दृष्टि अंग्रेजों से पूर्व के भारतीय इतिहास पर कभी गई ही नहीं। अंग्रेजों से पूर्व का भारत का इतिहास मुस्लिम आक्रमणों और मुस्लिम शासकों के अत्याचार और क्रूरता का इतिहास। कांग्रेस ने इस ओर से पूरी तरह आंखें बंद कर ली और उन्हें वे भारतीय मान लिया तथा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बीन बजानी शुरू कर दिया। यह बीन सन 1920 में जैसे ही बजनी शुरू हुई कि मुसलमानों ने हिंदुओं के गले काटने शुरू कर दिए। यह गला काट कार्यक्रम 1921 में केरल के मालाबार से शुरू हुआ और 1947 तक उत्तरोत्तर भी भीषण से भीषणतर रूप में ग्रहण करता गया। मुसलमानों की हिंसक प्रवृत्ति को यहां से समझा जा सकता है। मुसलमान स्वभाव से ही क्रूर और प्रदंगी होते हैं। हिंदू स्वभाव से ही सहनशील और अहिंसक होता है।
यह बात कांग्रेस अच्छी तरह से जानती थी। गांधी जी ने 1924 में ही कहा था कि ये मुस्लिम इज अ बुली एंड हिंदू इज अ कॉप। जब वे ये जानते थे तो मुसलमानों की इस हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्या किया? ऐसा सवाल उठ सकता है या उठ रहा है। केवल कोरे उपदेश से वे मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को भूल गए कि उपदेश से एक व्यक्ति को बदला जा सकता है, समाज को नहीं। इसे कांग्रेस की अहिंसा का असर मुस्लिम समाज पर कुछ हो ही नहीं रहा था। कांग्रेस ने यह बात कभी समझने की कोशिश ही नहीं। कांग्रेस के नेता देशभक्त थे, वे सब प्रकार के से देश का हित चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वे हिंदू मानसिकता और मुस्लिम मानसिकता के अंतर को समझ नहीं पा रहे थे। हिंदू मानसिकता जहां भारत भूमि के प्रति भक्ति की है, वहीं मुस्लिम मानसिकता अरब देश की भूमि के प्रति आसक्ति की है। हिंदू जहां भारत को मातृभूमि मानता है और इसलिए वे भारत को माता कहता है, वहीं मुस्लिम इसे भोग भूमि मानता है और इसे भारत माता कहने में कुफ यानी पाप समझता है, पाप मानता है। इस अंतर को यदि कांग्रेस नेता समझ लेते तो उनकी व्यवहार मुस्लिम समाज के प्रति कुछ और ही होता। फिर वे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाने के बजाय उन्हें वास्तव में भाई बनाने का प्रयत्न करते, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। किंतु ऐसा न होने के कारण मुस्लिम समाज और मुस्लिम लीग धीरे धीरे कांग्रेस हिंदू समाज और भारत से दूर होते। कांग्रेस ही अपनी गलत सोच के कारण अनजाने में उन्हें शक्ति प्रदान करती गई और आरोप अंग्रेज पर लगाती रही कि वे लीग के पक्ष में या लीग का पक्ष ले रहे हैं तथा बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। वास्तव में अंग्रेज भारत को छोड़ना नहीं चाहते और वे छोड़ते भी क्यों? वे भारत को छोड़े या न छोड़े, मुस्लिम लीग की इसमें कोई रुचि थी ही नहीं। यह दावा तो कांग्रेस कर रही थी कि हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे, इसके लिए उसने लाहौर अधिवेशन में शपथ ली थी। कांग्रेस हिंदू समाज को सबल अगर बनाती तो जो स्थिति 1947 में हुई वो शायद नहीं होती। उस शपथ के पूर्ति में जो तत्व बाधक थे उन्हें रास्ते से हटाने का काम कांग्रेस को करना चाहिए था। मुस्लिम लीग इसमें बाधक तत्व थी। वो मुसलमानों द्वारा दंगे करवाती थी और उन दंगे से शक्ति प्राप्त करती थी। उसी शक्ति के स्रोत उन दंगों को बंद करवाने की आवश्यकता थी। इसके लिए कांग्रेस को चाहिए था कि वह हिंदू समाज को संगठित कर बल संपन्न बनाती। बल संपन्न हिंदू समाज एक मुसलमान हमले की हिम्मत ही नहीं करते, फलता दंगे होने ही नहीं देते। दंगे न होने से मुस्लिम लीग शक्तिहीन हो जाती। शक्तिहीन मुस्लिम लीग से अंग्रेज भी वार्ता न करते। ऐसी स्थिति में वार्ता केवल कांग्रेस से होती और भारत के विभाजन का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इस बात को केवल पंडित मदन मोहन मालवीय जी समझते थे। जब मुस्लिम नेता यह कहकर कांग्रेस को राने लगे कि अब होगा चौथा पानीपत, तो मालवीय जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा था कि तो हो जाने दो, देर कैसी। किंतु बाकी सब कांग्रेस नेता चुप्पी साध गए। मालवीय जी ने न केवल यह कहा ही, देश भर में घूम घूम कर हिंदू युवकों को अखाड़े में जाकर बल संपन्न बनने का आह्वान भी करते रहे। और सवाल उठता है कि आखिर सरदार पटेल को पीछे क्यों धकेला? जुलाई 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। सबको पता था कि इस बार का चुनाव अध्यक्ष भी अंतरिम सरकार में और बाद में स्वतंत्र भारत की सरकार में प्रधानमंत्री होगा। मुस्लिम लीग द्वारा डाली जा रही अड़ंगे बाजियों से कठोरतापूर्ण निपटने की सामर्थ्य सरदार पटेल में ही है, ऐसा सब कांग्रेसी समझते थे। इसीलिए 14 में से 11 प्रांतीय समितियों ने अध्यक्ष के लिए सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। वे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, किंतु गांधी ने अड़ंगा लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू को फिर से अध्यक्ष बनवा दिया, जबकि एक भी समिति ने जवाहरलाल का नाम प्रस्तावित नहीं किया था।
ऐसा क्यों हुआ, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सरदार पटेल ने ऐसा क्या दोष था कि गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल को नहीं बनना देना चाहते। इसका उत्तर हमें 26 जनवरी 1940 को गांधी की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई भेंट वार्ता से मिलता है। इस वार्ता का उल्लेख बलराज मधोक द्वारा लिखित डॉक्टर मुखर्जी की जीवनी में। जब महात्मा जी को मुखर्जी के हिंदू महासभा में प्रवेश की बात बतलाई गई, तब वे बोले, मालवीय जी के बाद हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले की आवश्यकता थी। इस पर डॉक्टर मुखर्जी ने टिप्पणी करते हुए कहा, तब आप सांप्रदायिक कहकर मेरी भर्त्सना करेंगे। गांधी जी का उत्तर था, समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने जैसे विषपान कर लिया, उसी तरह भारतीय राजनीति के विष को पीने के लिए भी किसी की आवश्यकता थी, वह तुम ही पूरी कर सकते हो। गांधी जी डॉक्टर मुखर्जी के उदार और सर्वास्त राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। विद्या के पहले वे बोले, पटेल एक कांग्रेसी है जिसका हृदय हिंदू है, तुम एक हिंदू भाई हो जिसका हृदय कांग्रेस का है। मधोक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1996 पृष्ठ संख्या 37 में लिखा है। स्पष्ट है कि पटेल का हृदय हिंदू होना ही पटेल का दोष था। इस बात की पुष्टि प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास भी करते हैं। कांग्रेस में उन्हीं व्यक्तियों को आगे लाया गया जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करते थे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर था, किंतु गांधी ने मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पटेल का नाम अनेक प्रांतों से प्रस्तावित हुआ था, किंतु गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को नाम सामने लाया। फिर 1936 में पटेल का नाम बहुमत से प्रस्तावित हुआ, परंतु गांधी जी ने फिर से जवाहरलाल नेहरू का नाम समर्थन दिया। 1946 में पटेल के स्थान पर नेहरू अध्यक्ष बने। इस समय भी अधिकांश प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम सामने लाया था, प्रस्तावित किया था, क्योंकि बहुमत की यही धारणा थी कि पटेल जिन्ना से अच्छी तरह निपट सकते हैं। यह बात दुर्गादास भारत करजन से नेहरू और उसके पश्चात पृष्ठ 240 में लिखा हुआ है। गांधी जी के सक्षम और लौह पुरुष सरदार पटेल को पीछे हटाकर अक्षम व कायर जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का अगुवा बनवा दिया। जवाहरलाल जिन्ना व मुस्लिम लीग से निपट नहीं सकी, किंतु मुस्लिम दंगे को लौह पंजों में दबाने की हिम्मत उसमें थी ही नहीं। बस इतना भयभीत हो गया कि विभाजन स्वीकार कर बैठा। उसके साथ कृपलानी, पटेल व बलदेव सिंह को भी देना पड़ा। कांग्रेस महासमिति द्वारा भी विभाजन स्वीकार किया गया। इसके बावजूद जवाहर की इस गलती को सुधारने का एक मौका कांग्रेस के पास था। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के द्वारा विभाजन की योजना की पुष्टि आवश्यक थी। अतः 14 और 15 जून 1947 को महासमिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभाजन का प्रस्ताव के पक्ष में 157 मत तथा विपक्ष में केवल 29 मत पड़े। 32 सदस्य तटस्थ रहे। स्वयं गांधी जी ने ही सब सदस्यों से अपील की थी कि वे विभाजन को स्वीकार कर ले, और सबने स्वीकार कर लिया। इस बैठक में पुरुषोत्तम दास टंडन ने बड़े ओजस्वी शब्दों में विभाजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भले ही हमें कुछ और समय तक ब्रिटिश राज के अधीन कष्ट उठाने पड़े, पर हमें अखंड भारत के चिरपोषित लक्ष्य की बलि नहीं चढ़ने देनी चाहिए। आइए हम युद्ध के लिए कटिबद्ध हो। यदि आवश्यक पड़े तो हम अंग्रेजों और लीग दोनों से लोहा लें और देश को खंडित होने से बचाएं। ये जेवी कृपलानी, गांधी जी, पृष्ठ 283 में लिखा हुआ। भेले ही टंडन जी ने युद्ध के लिए कटिबद्ध होने का आह्वान कर दिया था, लेकिन गांधी जी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेता बूढ़े हो चुके थे। वे हताश और निराश थे संघर्ष करने की। अब उनकी मानसिकता भी समाप्त हो चुकी, इसलिए गांधी जी की अपील का
उनके ऊपर तुरंत असर हुआ और विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ। इसलिए भारत विभाजन के लिए दोषी कांग्रेस है। देश को एक और अखंड रखने की उसकी ही जिम्मेदारी थी, जो उसने नहीं निभाया। यह देश कांग्रेस का था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नहीं था। इसकी लिए इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही थी, उसने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोहिया के स्वीकारोक्ति की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उन दिनों कांग्रेस नेता थे और जुलाई 1947 की महासमिति बैठक में मौजूद थे। उन्हें बाद में अपने आचरण को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उन्होंने लिखा, आज मुझे इस बात का गहरा क्लेश हो रहा है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ना तो किसी व्यक्ति ने अपने प्राणों की उत्सर्ग किया और नहीं कोई कारागार में गया। मुझे इस बात पर गहरा खेद है कि भारत विभाजन पर कारागार जाने के लिए मैंने रंच मात्र की चेष्टा नहीं की। हिंदू मुस्लिम बलवे की भयावा और झूठी आशंका ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपने जीवन की और देश की इतिहास की निर्णायक घड़ी में अपनी आस्था का साक्षी भी नहीं बन सका। दूसरों का भी यही हाल होगा। नेताओं की तो और भी अधोगति हुई, वे लालच के फंदे में फंस गए। दोस्तों, आज का ये विषय था भारत विभाजन का दोषी कौन। इसी तरह मैं आपके साथ एक के बाद एक विषय लेकर आता रहूंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी जानकारी मिले, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही 600 कहानियां हैं। कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1947 में घटी। इतिहास होता तो सुनहरे अक्षर में लिखा होता, लेकिन एक काला काला कहानी है जो काले अक्षरों में लिखी गई है। इसको लेकर के एक किताब लाया जा रहा है, विभाजन कालीन भारत का इतिहास, जिसका मैं आपको एक एक चैप्टर हर शनिवार और शुक्रवार को देता रहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों, जितने भी लोगों को जानते हैं ग्रुप में, उनको शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले और लोगों को तो जानकारी पहुंचे, सच्ची सही भारत की जानकारी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।